चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हलचल मचा दी है। एक अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन जिसके नतीजे में वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत ही असाधारण कदम है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऑपरेशन को शानदार बताया और उनके इस एक बयान ने समझिए पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, तो इस पूरी घटना का दुनिया पर क्या असर हुआ, ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि 3 जनवरी 2026 की उस सुबह कराकास में असल में हुआ क्या था। मतलब आप सोचिए ये ऑपरेशन कितनी तेजी से हुआ होगा। कुछ ही घंटों के अंदर सुबह के 2 बजे कराकस में बड़े बड़े धमाकों से लेकर सुबह 7 बजे तक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की खबर आ गई। ये इस ऑपरेशन की प्लानिंग और स्पीड को दिखाता है। और जैसे ही ऑपरेशन की खबर बाहर आई, दुनिया एकदम 2 हिस्सों में बंट गई। अमेरिका ने इसे न्याय कहा कि एक ड्रग तस्कर को सजा दिलाने के लिए जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक अवैध अपहरण और मानव अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन बताया। एक ही घटना पर उसको लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, वो आखिर इतना कमजोर हुआ कैसे कि उस पर इस तरह का हमला हो सका। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों से चले आ रहे एक बहुत ही दर्दनाक पतन का नतीजा है। वेनेजुएला का ये जो पतन है, इसे मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदियों में से एक माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि ये अमेरिका की महामंदी से भी बदतर हालत थी। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो अपने ही धन के बोझ तले दब गया, और इस संकट का जो असर आम लोगों पे पड़ा वो सोच से भी परे है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जहां लगभग हर कोई गरीबी में जी रहा हो। साल 2021 तक वेनेजुएला में यही हकीकत थी। ये संकट सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये लोगों के जिस्म पर असर डाल रहा था। भूखमरी इतनी फैल गई थी कि 2016 में एक औसत वेनेजुएला वासी का वजन खाने की कमी की वजह से लगभग 9 किलो तक कम हो गया था। तो ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, ये पूरे सिस्टम का, पूरे समाज का पतन था। देखिए, हेल्थ केयर सिस्टम तो जैसे ढह ही गया। मलेरिया और डिप्थेरिया जैसी बीमारियां जो कभी खत्म हो चुकी थी वो वापस आ गईं, और हालात इतने बिगड़ गए कि देश की लगभग 20% आबादी यानी 54 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर देश से चले गए। अब देखिए, अमेरिका की इस कार्रवाई को अकेले में नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखलंदाजी का एक लंबा और सच कहे तो काफी विवादित इतिहास रहा है। तो जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने लगभग 200 साल पुरानी एक पॉलिसी को, मनरो डॉक्ट्रिन को, न सिर्फ जिंदा किया है बल्कि उसे और आगे बढ़ाया है। इसे ट्रम्प कोरोलरी कहा जा रहा है, और ये पॉलिसी साफ तौर पे कहती है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स इसकी तुलना सीधे सीधे कोल्ड वॉर के दौर से कर रहे हैं। 1989 में पनामा के मैनुअल नोरिएगा के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने इस इलाके में किसी राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ा है। और हाँ, ये एक साउथ अमेरिकी देश पर पहला सीधा अमेरिकी मिलिट्री हमला भी है। और देखिए, इतिहासकार एलन मैकफर्सन का ये जो बयान है वो कई एक्सपर्ट्स की हैरानी को दिखाता है। मतलब सबको यही लग रहा था कि 21वीं सदी में इस तरह का खुला साम्राज्यवाद शायद अब खत्म हो गया है, पर जाहिर है वो गलत थे। अब मादुरो की गिरफ्तारी का असर सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका तक ही नहीं रुका। इसकी लहरें उन बड़ी ताकतों तक भी पहुंची हैं जिन्होंने मादुरो सरकार में बहुत ज़्यादा पैसा और वक्त लगाया था। और इन ताकतों में सबसे बड़ा नाम है चीन का। तो बीजिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो वेनेजुएला का सबसे भरोसेमंद पार्टनर माना जाता था? तो चीन का बहुत कुछ दांव पर लगा है। $19 बिलियन से ज्यादा का कर्ज, एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि चीन वेनेजुएला से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के बैकयार्ड में उसका बढ़ता दबदबा। ये सब अब खतरे में है। अच्छा, एक और अहम खिलाड़ी है ईरान। वो भी अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर रहा है, और उसके भी वेनेजुएला के साथ बड़े फाइनेंशियल रिश्ते बन रहे थे जो अब मुश्किल में पड़ गए हैं। और हाँ, ये जो $2 बिलियन का आंकड़ा है, ये तो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। जो खुफिया मिलिट्री या सिक्योरिटी डील हैं वो तो इसमें शामिल भी नहीं है, तो असल रकम इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो अब जब मादुरो नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, वेनेजुएला का क्या होगा? वहां के लोगों का और जो नई लीडरशिप आएगी उसका भविष्य क्या है?
चैथम हाउस का ये एनालिसिस उस भारी जिम्मेदारी की तरफ इशारा करता है जो अमेरिका ने अब अपने सर ले ली है। मतलब साफ है, वेनेजुएला में आगे जो भी अच्छा या बुरा होगा, उसकी जवाबदेही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स 4 मेन रास्ते देख रहे हैं। पहला, हो सकता है कि जो बची-खुची सरकार है, वो अमेरिका के साथ मिलकर काम करने लगे। या फिर दूसरा, सरकार के अंदर ही सत्ता के लिए एक जंग शुरू हो जाए। तीसरा रास्ता यह है कि वो अमेरिका का डटकर मुकाबला करें, जिसका अंजाम और बुरा हो सकता है। और चौथा, कि देश में एक लोकतांत्रिक सरकार बने, जिसके चांस सच कहें तो फिलहाल बहुत कम नजर आते हैं। और ये सब हमें उसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कोई बाहरी ताकत किसी देश में एक स्थिर लोकतंत्र बना सकती है? या फिर इतिहास हमें यही सिखाता है कि इस तरह के दखल से हमेशा लंबी चलने वाली मुश्किलें ही पैदा होती हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।